हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है, अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ट्रायंगल त्रिभुज, जिसमें हमने पाठ परिचय तो पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं समरूप आकृतियों के बारे में, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। मतलब कौन कौन सी आकृतियां कब कब समरूप होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या शर्तें होती हैं किसी भी आकृति को समरूप होने में। ये सारी बातें हम आज की क्लास में कर रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, और दोस्त वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की। इसके साथ ही अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप नहीं भूलेंगे क्या, ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए देखते हैं क्या होती हैं आखिर समरूप आकृतियाँ। सबसे पहली बात, समरूप आकृतियों के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कब, जब मैं पाठ परिचय दे रहा था। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने पाम को लेकर कि ये पाम क्या है, सर्वांगसम है। 9th क्लास में पढ़ा था त्रिभुज में सर्वांगसमता क्या होती है, कि बिल्कुल टू कॉपी, देखने में बिल्कुल एक जैसा और साइज वाइज सब एक जैसा। मतलब इसको इसके ऊपर रखूं तो बिल्कुल ढक ले, अच्छी तरह से ढक ले। मतलब मेरी दोनों हथेलियां क्या हैं दोस्त, सर्वांगसम है। और जो चीजें सर्वांगसम होती हैं वो समरूप भी होती हैं। आइए समझते हैं समरूप आखिर होता क्या है। एक और एग्जाम्पल दिया था कि ये मेरी हथेली है और ये छोटे से 5 साल के बच्चे की हथेली है। देखने में दोनों हथेलियां एक जैसी लग रही हैं, साइज आकार एक जैसा है, लेकिन अगर मैं साइज की बात करता हूं तो ये वाली हथेली छोटी है, ये वाली हथेली बड़ी है। तो जो चीजें देखने में एक जैसी होंगी वो समरूप होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं ताजमहल की, तो ये रियल वाला ताजमहल है और ये मान लो आपने किसी को गिफ्ट करना है, वो वाला ताजमहल है। करते हो ना गिफ्ट, वही वाला है ना। तो ये देखने में बड़ा सा है और ये बिल्कुल उसी के जैसा है लेकिन छोटा है साइज में। तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वर्ग की, इस वर्ग की भुजा आपको बड़ी दिख रही है, इस वर्ग की भुजा आपको छोटी दिख रही है, लेकिन ये देखने में क्या है दोस्त, एक जैसे हैं। देखने में क्या है, एक जैसे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल देंगे, सिमिलर, मतलब कि समरूप आकृतियां। आइए देखते हैं दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कब कहलाती हैं, यदि उनके आकार समान हो, मतलब देखने में एक जैसे हो लेकिन उनकी माप समान ना हो, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा हो। आ रही है बात समझ में। तो ऐसी आकृतियों को हम बोलते हैं समरूप आकृतियां, अथवा एक आकृति को दूसरे आकृति के समरूप भी कह सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं कि ये वाली आकृति इस आकृति के क्या है, समरूप है। एक ही रूप वाले हैं लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है। क्या आप कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो समरूप आकृतियों के। जैसे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एक बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है, मतलब देखने में एक जैसा है। त्रिभुज के बारे में और जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये बातें हम आगे भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा अभी कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो क्या पता है आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में। आपको ये तो पता होगा कि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और सारे कोणों का मान कितना होता है, 60 अंश, 60 डिग्री का, है ना। ये तो सबको पता होगा। तो यहां पर सारी भुजाएं समान हैं, सब बराबर हैं। यहां पर मान लो भुजाओं की माप जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बना देता हूं मैं। ध्यान से समझना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है त्रिभुज, तो ये त्रिभुज वाला जो कॉन्सेप्ट समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। दूसरा समबाहु त्रिभुज बना दिया। ये तो कोण तो सबके 60 डिग्री होंगे, चाहे आप बहुत छोटा बनाओ, चाहे आप दुनिया का सबसे बड़ा समबाहु त्रिभुज बना दो, है ना। इसको ABC नाम दे दिया, इसको PQR नाम दे दिया। इसकी भुजाओं की साइज मान लिया हमने डबल है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों आकृतियां आपस में सिमिलर होंगी, समरूप होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं लेकिन क्या इनका माप समान नहीं है। यहां पर 3 सेंटीमीटर है और यहां पर कितना है, 6 सेंटीमीटर। एक और बात करते हैं, ये तो पहली बात हो गई समबाहु त्रिभुज की। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो उसमें समझेंगे दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज।
ये ज़्यादा ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ देखो, एक त्रिभुज ये बना दिया, मान लिया ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और कितने कितने की हैं, तो मैंने मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर की हैं, है ना, 4 सेंटीमीटर की हैं, और ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है। ये दोनों कोण भी समान होंगे। ये मान लो आपके 40 अंश के हैं, कितने, 40 अंश के हैं, ऐसा मान लो आप, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं जिसमें दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये मान लिया मैंने 2 सेंटीमीटर के हैं, और ये वाली 3 सेंटीमीटर की है ना। लेकिन इनके कोणों का माप अगर मैं आपको बताऊं तो ये मान लो आप 50 डिग्री के हैं, और ये कितना हो जाएगा, 50 100, और ये 80 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40 80, ये 100 का हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये दोनों आकृतियां जो है ना वो समरूप त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है सर? अभी तो आप बताए थे कि देखने में एक जैसा लगेगा तो समरूप होगा। ध्यान देना, समरूप त्रिभुज का मतलब आकार एक जैसा हो। क्या इनका आकार एक जैसा है? आपको लग रहा होगा हाँ, लेकिन नहीं, आकार एक जैसा नहीं है। आकार एक जैसा होने का मतलब ये जो कोण हैं वो बराबर होने चाहिए। क्या यहाँ पर सभी कोण एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं सर, यहाँ पर 40 अंश का कोण है, यहाँ पर कोई भी कोण 40 अंश का नहीं दिख रहा है आपको। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं? आकार समान होने का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल सारे कोण समान। माप समान नहीं हो सकती लेकिन आकार समान होना चाहिए। माप बराबर हो या ना बराबर हो चल जाएगा, आकार समान होना चाहिए। यहां पर आकार समान है, यहां पर सभी कोण 60 के हैं, इसीलिए ये सिमिलर है। ये सिमिलर का चिन्ह होता है ऐसे, और ये वाला सिमिलर नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, एक और त्रिभुज यहीं पे बना देता हूं मैं। अगर एक और त्रिभुज होता दोस्त, और यहां पर मान लो ये 8 सेंटीमीटर के हो जाते, ये 8 सेंटीमीटर, और इसको मैं बोल दिया 6 सेंटीमीटर, और इनका कोणों का माप मैंने रख दिया 40 80, और ये कितना हो गया 100। तो ध्यान से देख के बताओ, क्या ये वाली आकृति और ये वाली आकृति आपस में समरूप होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनके कोण एक जैसे हैं, मतलब इनका आकार क्या है, समान है। आकार क्या है, समान है, लेकिन माप क्या है, अलग अलग है। माप अलग अलग होगा, क्या होगा माप हम बाद में देखेंगे। पहले यह समझना है कि आकार समान है, इसका क्या मतलब है। आकार समान है का मतलब क्या, कोण बराबर होने चाहिए। आ रही बात समझ में? यहां पर आप देख रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप आकृतियां हैं, और ये दोनों भी आपस में क्या है, समरूप आकृतियां हैं। एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, दुनिया का कोई भी वृत्त हो, सब आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि सभी गोल से होते हैं, बिल्कुल, है ना। मतलब उनका आकार क्या है, समान है। माप किसी की छोटी किसी की बड़ी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और चीजों को। समरूप बहुभुज, अभी हमने त्रिभुज की बात की थी, चतुर्भुज की बात होगी, पंचभुज की बात होगी, मतलब सभी बहुभुज की बात होगी। सभी बहुभुज की बात होगी कि कब हम बहुभुज को समरूप बोलेंगे। यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई हैं, बस पूरे चैप्टर में ये दोनों कंडीशन हमेशा चलती रहेंगी। किसी भी आकृति को तभी आप समरूप बोलेंगे जब ये दोनों की दोनों कंडीशन वहां पर लग रही हो, इन दोनों शर्तों का, इन दोनों नियमों का पालन होगा, तभी आप बोलेंगे कि दी हुई आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? आइए पढ़ते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं कब? अब भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि ये एक त्रिभुज है और ये एक चतुर्भुज है, क्या ये समरूप हैं? अरे सर, इनका तो आकार ही नहीं बराबर है, इनमें भुजाओं की संख्या एक में 3 है, एक में 4 है, ये तो जिंदगी में कभी समरूप हो ही नहीं सकते। तो भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब अगर भुजाओं की संख्या समान हो गई कि ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, आगे बात समझ में, ये कब समरूप होंगे? तो 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है। इनके संगत कोण समान हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, है ना।
ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, मतलब तीनों कोण आपस में 3 के बराबर होने चाहिए। संगत का मतलब क्या होता है, अभी आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपातिक होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम बात करते हैं ये ABC है और ये PQR है, तो यहां भुजाओं का अनुपात मतलब AB बटे PQ बराबर होना चाहिए किसके, AC बटे PR के, AC बटे PR के, और ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्त, BC बटे QR के। एक एक बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 9th क्लास में ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, सर्वांग सम। मुझे पता है ना, मतलब मैं बताऊं तो 40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हवा नहीं लगती कि क्या है ये, बस वीडियो देखते हैं, समझते चले जाते हैं, पता कुछ नहीं चलता। लेकिन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है क्लास, एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसको अभी से ध्यान से समझेंगे तो आपसे सारी प्रश्नावली भी बनेगी, आपके सभी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जरूरत है बिल्कुल ध्यान से समझने की एक एक बात को, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर ये बता रहे हैं भगा के देख लिया थोड़ा सा, नहीं। जो भी बातें बताई जा रही, जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है बिल्कुल फोकस होके एक एक चीज को समझना पड़ेगा। क्लियर है बातें, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि पहली बात क्या थी, इनके संगत कोण समान होने चाहिए, मतलब ये एंगल A एंगल P के बराबर होना चाहिए, कोण B कोण Q के बराबर होना चाहिए, और कोण C दोस्त कोण R के बराबर होना चाहिए। इसके बाद मैंने बताया कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए, मतलब इसको बटे इसको लिखोगे जितना भी आंसर आएगा, मान लो ये 2 था और ये 6 था, तो 2 बटे 6 कितना आ जाएगा, 1 बटे 3, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, 1 बटे 3। ऐसे ही जब आप AC बटे PR निकालोगे, मान लो AC था 3 और PR था 9, तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे 3 बटे 9, 3 बटे 9 भी कितना हो जाएगा, 1 बटे 3, और यहाँ मान लो ये 6 था, ये 18 था, 6 बटे 18 करोगे, ये भी 1 बटे 3। मतलब इनकी भुजाएं जब समान अनुपात में होंगी तभी आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों कोण क्या है, सिमिलर हैं। क्या, सिमिलर, समरूप। इनको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के। अच्छा, लिखने में भी बहुत सारा लफड़ा है, लिखने की भी बातें नहीं समझ पाते। आपको लगता है कि ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो सही हो जाएगा, ABC को BAC लिख दो या CAB लिख दो, बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ लिखने का एक तरीका होता है जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। ये सारी बातें समझ में आ गई क्या, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद हो गए कि कब दो बहुभुज, अभी तो हम त्रिभुज की बात किए, बहुभुज का मतलब वो चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, खटभुज मतलब हेक्सागोनल हो सकता है, सेप्टागोनल हो सकता है, 7 भुजाओं वाला, ऑक्टागोनल मतलब 8 भुजाओं वाला हो सकता है, कितनी भी भुजाओं वाला हो, उनके जब संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, तभी उन दोनों बहुभुज को क्या बोला जाएगा कि ये दोनों बहुभुज किसमें हैं, ये दोनों बहुभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, सिमिलर हैं। क्लियर है, दोनों पॉइंट दोस्त याद रखना है आपको। प्रश्नावली 6.1 बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे बातें होंगी, तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के समरूप है, कहने का मतलब क्या है, पहले मैं समझा देता हूं, ये पढ़ के कुछ नहीं समझ में आएगा, समझने के बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहां देखो, इसका नाम है A, ठीक है, इसका नाम है B, इसका नाम है C। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर A, ये बहुभुज हैं, ये बहुभुज हैं, देखने में बच्चे से लग रहे हैं लेकिन ये बहुभुज हैं, हो सकता है ये त्रिभुज हो सकता है ये चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि A जो है ना वो B के सिमिलर है, मतलब B के क्या है, सिमिलर है, समरूप है, ऐसे ही B C के समरूप है। मैंने क्या बता दिया कि ये दोनों आपस में समरूप हैं, ये दोनों आपस में समरूप हैं। अगर आपने ऐसा सिद्ध कर दिया कि ये दोनों आपस में समरूप हैं, ये दोनों आपस में समरूप हैं, तो आप ये रिजल्ट बता सकते हो, आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि ये जो A है वो C के भी समरूप होगा।
ये जो ए है वो सी के भी क्या होगा दोस्त, समरूप होगा। अगर आपने ये बता दिया ए बी के समरूप है, बी सी के समरूप है, तो इन दोनों कथनों से, इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये बता सकते हैं कि ए जो है वो सी के भी क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर है बातें यहां तक? वही लिखा गया है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के समरूप है, एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के समरूप है तथा दूसरा बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप है, तब पहला बहुभुज भी तीसरे बहुभुज के क्या होगा, समरूप होगा। सिंपल सी बात है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। क्या बोल रहा है? समरूप और असमरूप आकृतियों के युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समरूप की। समरूप आकृतियों की बात करेंगे। समरूप आकृतियों की बात करेंगे। क्या आपके मन में कुछ आया कि कौन कौन सी आकृतियां समरूप हो सकती हैं? युग्म बताना है। तो 2 वृत्त आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। 2 वृत्त, एक छोटा और एक बड़ा, तो ये वृत्त आपस में समरूप होते हैं हमेशा। 2 वर्ग आपस में हमेशा समरूप होंगे। 2 वर्ग आपस में हमेशा समरूप होंगे, हमेशा। क्यों हमेशा? कैसे सर? अरे हमेशा एंगल तो इनका 90-90 होता है ना। कोणों का माप कितना होता है, 90 अंश। मतलब इनके आकार तो समान है, हमेशा 90 अंश ही होता है वर्ग में। और इनके भुजाओं का अनुपात निकालोगे वो भी बराबर आएगा। मतलब संगत कोण भी बराबर आएंगे, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। तो वर्ग जो होते हैं, ये तो वृत्त हो गया, वृत्त हमेशा समरूप होते हैं आपस में, वर्ग हमेशा समरूप होते हैं आपस में। और क्या? मतलब जिसमें सब कुछ बिल्कुल एक जैसा हो, सभी भुजाएं, जैसे वृत्त में सब कुछ गोल गोल दिख रहा है तो ये क्या होगा, समरूप होगा। वृत्त में सभी भुजाएं समान हैं तो ये भी क्या होगा, समरूप होगा, है ना। समलंब आपस में हमेशा नहीं होते हैं, समलंब आपस में हमेशा समरूप नहीं होते हैं, याद रखना। कहीं आपको लगे कि सर इसमें भी तो सारी भुजाएं समान हैं, इसमें भी तो सर सारी भुजाएं समान हैं, तो क्या ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे? क्या हमेशा इनके कोण बराबर होते हैं क्या? यहां पर मान लो 80 अंश का कोण बन रहा है, यहां भी 80 अंश का बनेगा, यहां पर कहीं 70 का बन गया, तो क्या करोगे फिर? क्या अब ये समरूप हुए? नहीं सर, आपने ही बताया था कि जो कोण होते हैं संगत कोण, ये हमेशा बराबर होने चाहिए। तो याद रखना, समलंब हमेशा आपस में समरूप नहीं होते, है ना। समलंब आपस में हमेशा समरूप नहीं होते। अब हम अगर बात करें कि जो समबाहु त्रिभुज है, क्या ये हमेशा आपस में समरूप होंगे? जल्दी बताएंगे। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं चेक करूंगा कितना समझ में आया अभी तक। कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कि जो समबाहु त्रिभुज हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, क्या वो सिमिलर होंगे हमेशा, क्या वो हमेशा समरूप होंगे? ये आपको कमेंट में बताना है। क्लियर है बातें यहां तक? अब असमरूप आकृतियों की बात कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। असमरूप में तो सबसे पहले ये समलंब ही हो गया, ये समलंब ही हो गया। उसके बाद हम आयत की बात भी कर सकते हैं। आयत हमेशा जो है आयत वो आपस में समरूप नहीं होते हैं। कैसे सर? यहाँ तो 90 अंश बन जाता है, फिर कैसे बोल रहे हैं आपकी समरूप नहीं होते? इनके तो संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि चारों कोण ही 90-90 के बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल दोस्त सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर तो सभी कोण 90 अंश के हैं, तब तो ये समरूप होना चाहिए ना। आपने बताया कि संगत कोण अगर बराबर होंगे, यहाँ पर चारों कोण ही क्या होंगे, 90-90 अंश के होंगे, संगत कोण बराबर है। लेकिन दोस्त दोनों ही कंडीशन लगनी अनिवार्य है, कंपलसरी है। मतलब संगत कोण भी बराबर होंगे, उसके साथ साथ संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस संगत कोण बराबर हो गए और ताली बजा के बोल दो कि हाँ सर ये तो समरूप हो गया, ऐसा नहीं खेलना है। संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर मैंने यहां पर बोल दिया आपसे कि ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, ये 3 और ये 4 हो गया, और ये आपका हो गया 5 और ये हो गया 7।
अगर आप यहां पे संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो यहां से तो 3/5 आ रहा है और यहां से 4/7 आ रहा है। क्या आपस में बराबर हैं ये अनुपात? सॉरी, क्या आपस में ये अनुपात बराबर हैं? नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो समझ गए असमरूप और समरूप, ढंग से समझ चुके हैं कि समरूप कब बोलेंगे, असमरूप कब बोलेंगे, कंडीशंस क्या क्या है समरूप और असमरूप होने की। आई होप कि ये सारी बातें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ चुकी होंगी। आइए देखते हैं कि यहाँ पर चतुर्भुज दिए हुए हैं दो, क्या ये समरूप हैं? तो नहीं है समरूप। क्यों? पहले इनके भुजाओं का अनुपात देखते हैं। मतलब हमने निकाल लिया, मान लो PQ बटे AB। PQ बटे AB कितना आ रहा है दोस्त? PQ का मान है सर 2.5 सेंटीमीटर और AB का मान है 4। ऐसे ही अगर आप निकालें QR बटे BC तो ये भी आ गया 2.5/4। ऐसे ही अगर आप निकाल लिए RS बटे CD तो ये भी आ गया 2.5/4। और ऐसे ही लास्ट में आपने निकाल लिया SP बटे DA, ये भी कितना आ गया 2.5/4। क्या निकाला मैंने देखा इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, ये सब कुछ आपस में बराबर हैं। मतलब कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या आ रहा है? आपस में बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि PQ बटे AB बराबर होगा QR बटे BC के, और ये बराबर होगा अपना RS बटे CD के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? SP बटे DA के। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन दोस्त आपको एक बात तो याद होगी ना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, संगत कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। आइए चेक करते हैं यहाँ पर क्या संगत कोण आपस में बराबर हैं। मतलब ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर है? तो आप देख रहे हैं कि संगत कोण तो आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये 90 अंश है और ये 90 अंश से छोटा दिख रहा है आपको, है ना। तो लिखेंगे एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल P। मतलब संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ये दोनों, अब बताओ, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप होंगी? क्या ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप होंगी? नहीं सर, क्योंकि दोनों ही कंडीशन, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है केवल तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज आपस में क्या हैं? समरूप हैं। आ रही बात समझ में? तो लिखेंगे दिए गए चतुर्भुज, द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स, दिए गए चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है। आपस में दोस्त क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे ये, क्योंकि दोनों चीजें बराबर नहीं आई, आपस में सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। समझ में आ गया? अभी भी कोई दिक्कत अगर होगी ना तो क्या करोगे? क्या कर सकते हो? कमेंट करने के अलावा कुछ नहीं। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई। अच्छा, समझ में आ जाए तो वो भी बताया करो, जिससे मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। आ रही बात समझ में? क्या अगर आपको मैं दो फिगर दे दूँ, कोई भी, क्या देखकर ये डिसाइड कर पाओगे कि ये समरूप है या नहीं है? ये डिसाइड कर लोगे? तो ये आपको आना चाहिए। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ चुकी है, अगर आप किसी भी दो फिगर को देखकर ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये समरूप है, ये समरूप नहीं है, तो बिल्कुल आज की क्लास आपको समझ में आ चुकी है। और दोस्त, अगर क्लास समझ में आ चुकी है तो आपका काम है जल्दी से लाइक करेंगे वीडियो को, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे से कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है।
अभी मिस कर दिए तो पछताओगे बाद में, है ना। सॉरी, अभी से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे अपन, ठीक है। एक एक क्लास को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एनसीईआरटी एकदम एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। जरूरत है कंटिन्यूटी की, रेगुलरिटी की। रेगुलर आओ, रोज अपने टाइम पर आओ, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों से, ये आप सारा काम करते होंगे। जितना भी मैं बोलता हूं वो सुन के, एक कान से सुन के इधर से निकालते नहीं होंगे, यहाँ से सुनने के बाद वो दिमाग में जाना चाहिए, है ना, और उस पर काम होना चाहिए। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करा रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इनको देख सकते हैं, इनसे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं आप। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ ही आप क्या करेंगे दोस्त, हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉलो करेंगे। और सबसे ज़रूरी काम, आपके लिए डिजाइन किया गया है बहुत ही बेहतरीन ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और इसको ग्रैब कीजिए। तो अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस जबरदस्त चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।